मैडम मैं तो यही रहता हूँ, बाहर से तो आप आए हो। आप घूमिए, मैं तो यहाँ सब देख चुका हूँ, यहाँ के हर रंग से वाकिफ हूँ। ओह कम ऑन यार, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी, तुम सब जगह जानते हो तो आज मेरे गाइड बन जाओ, घर बैठकर उबने से तो बेहतर है। मैडम मेरा जरा भी मन नहीं है, मुझे बस सोना है, मैंने मुंह बनाते हुए कहा, पर वो मानने वाली तो थी नहीं। जब तक यहाँ हूँ तब तक तो मेरे साथ घूम लो, मेरे जाने के बाद जो मन करे वो करना। मैंने मना करने के लिए जैसे ही मुंह खोला कि वो जिद करते हुए बोली, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं सोच में पड़ गया क्योंकि मन मेरा शराब पीना चाहता था और दिमाग कह रहा था कि बाहर चलते हैं। एक बार तो मन ने कहा कि एक पैक पी और फिर मैडम के साथ चला जा, पर दिमाग कह रहा था कि ये ठीक नहीं होगा। आखिर बेमन से मैंने मैडम को बाहर बैठने को कहा और मैं नहाने चला गया। ठंडे ठंडे पानी की बूंदें जब जिस्म पर पड़ी तो जिस्म में अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। एक पल के लिए लगा जैसे वही पुराना सागर ने जागने के लिए आंख खोली है, पर दर्द ने उसे पिंजरे में कैद कर रखा था और उसे बाहर नहीं जाने देना चाहता था। मैं आज रगड़ रगड़ कर नहाया, साबुन की खुशबू से नहाया हुआ मैं बाहर निकला। मैंने बनियान और नीचे टॉवल लपेटा हुआ था और मेरे सामने मैडम शर्ट जीन्स कर खड़ी थी। मुझे ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि मैडम ने मेरे लिए खुद कपड़े निकाले थे, पर मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे अब ज्यादा चीजें अफेक्ट नहीं करती थी। मैं तैयार हुआ, दाढ़ी में कंघी मारकर उसे सीधा किया और बाल चूंकि बहुत लंबे थे तो उन्हें पीछे की तरफ किया। जैसे ही बाहर आया तो मैडम मुझे बड़े गौर से देख रही थी। उनका मुझे इस तरह देखने से पता नहीं कैसे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। My eyes were on him, when his shiny black hair, thick black beard, beautiful brown eyes, red cheek and the pleasant smile made me realize how colorful he was. मैडम के मुंह से अपनी ये तारीफ सुनकर मैं चौंक गया था क्योंकि मेरी नजर में मैं अब वो सागर नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। धीरे धीरे जरा जरा सा निखरने लगा हूँ मैं, लगता है उस बेवफा के जख्मों से उबरने लगा हूँ मैं। मुझे नहीं पता उस समय क्या हुआ कि ये शब्द मेरे मुंह से अपने आप ही निकले। मैडम ने इन शब्दों को बड़े ध्यान से सुना था, पर उन्होंने इसे कुरेदा नहीं क्योंकि वो जानती थी कि मैं उदास होकर बैठ जाऊंगा और फिर कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने ऐसे जताया जैसे कि कुछ सुना ही ना हो और बोली, चलो जल्दी। मैंने भी उनकी बात का विश्वास कर लिया और उनके साथ चल दिया। तो पहले थोड़ा नाश्ता हो जाए, मैडम ने कहा, पर मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैंने सोचा वहां जाकर मैं खाने से मना कर दूंगा। मैडम ने सीधा आजा बाग का रुख किया, गाड़ी पार्क की और टुंडे कबाबी खाने के लिए चल दी। पूरे रास्ते वो पट पट बोलती जा रही थी। मेरा ध्यान आसपास की दुकानों और लोगों पर बंध गया था। दुकान पहुंचकर मैं उनके लिए एक प्लेट टुंडे कबाबी और रुमाली रोटी लाया तो वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी और बोली, ये तो मैं अकेली खा जाऊंगी, तुम्हारी प्लेट कहाँ है? मेरा मन नहीं है, आप खाओ, मैंने मना करते हुए कहा। ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने एकदम से मुंह बना लिया। मैडम प्लीज मत कीजिए ऐसा, मैंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अगर मुझे अकेले खाने होते तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाती? इंसान को कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। मैडम ने उदास होते हुए कहा। अच्छा एक बाइट तो ले लो। इतना कहते हुए मैडम ने अपनी प्लेट मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने हार मानते हुए एक बाइट ली और बाकी का उन्होंने खुशी खुशी खाया। नेक्स्ट स्टॉप रेजिडेंसी, ये कहते हुए मैडम ने गाड़ी स्टार्ट की। पूरी ड्राइव के समय मैं बस इधर उधर देखता रहा क्योंकि मन में शराब की ललक भड़कने लगी थी। जब भी कोई ठेका दिखता तो मन करता कि यहीं उतर जाओ और शराब ले आऊं, पर मैडम के साथ होने की वजह से मैं खामोश रहा और अपनी ललक को पकड़ के उसे शांत करने लगा। शायद मैडम भी मेरी बेचैनी भांप गई थी, इसलिए अब जब भी मेरी गर्दन ठेके की तरफ घूमती तो वो मेरा ध्यान भंग करने के लिए कुछ न कुछ बात शुरू कर देती। किसी तरह से हम रेजिडेंसी पहुंचे और वहां घूमने लगे और वहां भी मैडम चुप नहीं हुई और मुझे अपने बेंगलो के घर के बारे में बताने लगी। बेंगलो का नाम सुनते ही मेरा मन दुखने लगा और एक बार फिर अनायास ही मेरे मुंह से कुछ शब्द निकले। इन अंधेरों से मुझे कहीं दूर जाना था, तुम्हारे साथ मुझे अपना एक सुंदर आशियाना बसना था। ये सुनकर मैडम एकदम से चुप हो गई और मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया और मजबूरन बहाना बनाना पड़ा। मैडम, भूख लगी है। ये सुनते ही उनके चेहरे पर खुशी आ गई। नेक्स्ट स्टॉप बिरयानी। दोपहर के 2 बजे हम बिरयानी खाने पहुंचे और मैंने अपने लिए हाफ और मैडम के लिए फुल प्लेट बिरयानी ली। मेरा तो फटाफट खाना हो गया, पर मैडम अभी भी खा रही थी। मैं पानी की बोतल लेने गया और मेरे जाते ही वहाँ प्रफुल्ल अपने ऑफिस के कलीग के साथ वहाँ आ गया। प्रफुल्ल, हाय मैडम। नीतू मैडम, हाय प्रफुल्ल, सो गुड टू सी यू। यहाँ लंच करने आए हो?
प्रफुल्ल, जी मैडम। नीतू, मैडम, और अब भी वही काम कर रहे हो? प्रफुल्ल, नहीं मैडम, सर ने काम बंद कर दिया था। मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया और सागर ने अपने ही ऑफिस में मोहित को लगा लिया। अब तक प्रफुल्ल का कलिंग ऑर्डर करने जा चुका था और मैडम को उससे बात करने का समय मिल गया। नीतू, मैडम। प्रफुल्ल, इफ यू डोंट माइंड, सागर को क्या हुआ है? मैं उससे कल रात मिली और उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो बहुत बीमार है, फैटी लीवर, डिप्रेशन, पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट। आई होप तुमने उसे देखा होगा, वो बहुत कमजोर हो चुका है। प्रफुल्ल, मैडम वो बावला हो गया है, प्रफुल्ल ने गुस्से में कहा और फिर उसे एहसास हुआ कि उसने मैडम के सामने ऐसा बोला, इसलिए उसने उनसे माफी मांगते हुए बात जारी रखी। प्रफुल्ल, सॉरी मैडम, मुझे ऐसा। नीतू, मैडम, इट्स ओके प्रफुल्ल, आई कैन अंडरस्टैंड, मैडम प्रफुल्ल की बात काटते हुए कहा। प्रफुल्ल, ही वाज इन लव विद अश्विनी, अब पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ, ये साला देवदास बन गया। मैंने और मोहित ने इसे बहुत समझाया पर किसी की नहीं सुनता, सारा दिन बस शराब पीता रहता है। अच्छी खासी जॉब थी वो भी छोड़ दी। अब आप बता रहे हो कि ये इतना बीमार है, अब ये किसी की नहीं सुनेगा तो पक्का मर जाएगा। नीतू, मैडम, तो उसके घर वाले? प्रफुल्ल, उन्हें कुछ नहीं पता, ये घर ही नहीं जाता, बस उनसे फोन पर बात करता है। मोहित बता रहा था कि बीच में 2 दिन ये बहुत खुश था पर उसके बाद फिर से वापस दारू, गांजा। इतने में मैं पानी की बोतल लेकर आ गया। प्रफुल्ल, और देवदास? ये सुनते ही मैं उसे आंखें दिखाने लगा कि मैडम के सामने तो मत बोल ऐसा, पर वो मेरे बहुत मजे लेता था। प्रफुल्ल, तू मैडम के साथ आया है? मैं, हाँ, आजकल मैं गाइड की नौकरी कर ली है, मैंने माहौल को हल्का करते हुए कहा, पर वो तो मैडम के सामने मेरी पोल पट्टी खोलने को उतारू था। प्रफुल्ल, चलो अच्छा है, कम से कम तू अपने जेल खाने से तो बाहर निकला। मैंने उसे फिर से आंख दिखाई तो वो चुप हो गया। मैं, चले मैडम। नीतू, मैडम, चलते हैं, पहले जरा तुम्हारी रिपोर्ट तो ले लूं प्रफुल्ल से। पर तभी उसका कलीग आ गया और प्रफुल्ल ने मुझे उससे पहचान कराया। प्रफुल्ल, ये है मेरा भाई जो साला इतना ढीठ है कि मेरी एक नहीं सुनता। ये सुनकर सारे हंस पड़े पर अभी उसका मुझे धमकाना खत्म नहीं हुआ था। प्रफुल्ल, बेटा सुधर जा वरना अब तक मुंह से समझाता था, अब मार मार के समझाऊंगा। मैं, छोटे भाई पर हाथ उठाएगा, और फिर सारे हंस पड़े। मैडम का खाना खत्म होने तक हंसी मजाक चलता रहा और मैं भी उस हंसी मजाक में हंसता रहा। काफी दिनों बाद मेरे चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी जिसे देख प्रफुल्ल खुश था। विदा लेकर मैं और मैडम चलने को हुए तो प्रफुल्ल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अचानक से मेरे गले लग गया। भावुक होकर वो कुछ बोलने ही वाला था कि मैडम ने पीछे से अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप होने को कहा। प्रफुल्ल ने बात समझते हुए धीरे से मेरे कान में बुदबुदाते हुए कहा, भाई ऐसे ही मुस्कुराता रहा कर, तेरी हंसी देखने को तरस गया था। उसकी बात दिल को छू गई और मैं भी थोड़ा रुनवासा हो गया। कोशिश करता हूँ यार। फिर हम अलग हुए और वो ऑफिस की तरफ चल दिया और मैं अपने आंसुओं को पोंछने के लिए रुमाल ढूंढने लगा तो एहसास हुआ कि मेरी आंखों का पानी मर चुका है। दर्द तो होता है, बस वो बाहर नहीं आता और अंदर ही अंदर मुझे खाता जा रहा है। मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिना कुछ बोले पार्किंग की तरफ ले जाने लगी। मैं भी बिना कुछ बोले अपने जज्बातों को फिर से अपने सीने में दफन कर उनके साथ चल दिया। अब मैडम भी चुप और मैं भी चुप तो मुझे कुछ करके उन्हें बुलवाना था ताकि मेरे कारण उनका मन खराब न हो। तो नेक्स्ट स्टॉप कहाँ का है मैडम? मैंने पूछा तो वो कुछ सोचने लगी और बोली, हजरतगंज मार्केट। इस तरह हम शाम तक टहलते रहे। रात हुई और मैडम ने जबरदस्ती डिनर भी करवाया। फिर हम वापस गाड़ी के पास आ रहे थे कि मेरे पूरे जिस्म में बगावत छिड़ गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और उन्हें बस अपनी दवा यानी कि दारू चाहिए थी। मैं मैडम से अपनी ये हालत छुपाते हुए चल रहा था। गाड़ी में बैठकर अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि मैडम को शक हो गया। आर यू ऑल राइट? उन्होंने पूछा तो मैंने ये कहकर टाल दिया कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिर आगे उन्होंने और कुछ कहा नहीं और मुझे सोसाइटी के गेट पर छोड़ा। अच्छा, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई, रियान इन्फोटेक याद है ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। मेरी उनसे एक प्रोजेक्ट पर बात चल रही थी जिसके सिलसिले में हमें न्यूयॉर्क जाना है। मैंने चौंकते हुए कहा, हाँ जी, लास्ट प्रोजेक्ट पर तुमने ही सारा काम संभाला था। पर मैडम, मेरे आगे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। सागर प्लीज मान जाओ, देखो मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं संभाल सकती। मैडम, मैं सोचकर कल बताता हूँ। ओके,
तो कल सुबह 10 बजे तैयार रहना। क्यों? मैंने फिर से चौंकते हुए पूछा। अरे यार, लखनऊ घुमाना है ना तुमने। इतना कहकर वो हंसने लगी। मैं भी उनके इस बचपने पर हंस दिया और गुड नाइट बोलकर घर आ गया। घर घुसते ही मैंने सबसे पहले बोतल खोली और उसे अपने मुंह से लगाकर पानी की तरह पीने लगा। आधी बोतल खींचने के बाद मैं अपनी पसंदीदा जगह बालकनी में बैठ गया। अब मेरा जिस्म कांपना बंद हो चुका था और अब समय था अभी जो मैडम ने कहा उसके बारे में सोचने की। आज 31 अक्टूबर था। 25 नवंबर को दिवाली और 27 नवंबर को अश्विनी की शादी थी। मुझे कैसे न कैसे इस शादी में शरीक नहीं होना था। तो अगर मैं मैडम की बात मान लूं तो मुझे विदेश जाना पड़ेगा और मैं इस शादी से बच जाऊंगा। पर घर वाले मानेंगे? ये ख्याल आते ही मैं सोच में पड़ गया। इस बहाने के अलावा मेरे जहन में कोई और बहाना नहीं था। जो भी हो, मुझे इसी बहाने को ढाल बनाकर ये लड़ाई लड़नी थी। मन को अब थोड़ा चैन मिला था कि अब मुझे इस शादी में तो शरीक नहीं होना होगा, इसलिए उस रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी। अगली सुबह किसी ने ताबड़तोड़ घंटियां बजाकर मेरी नींद तोड़ी। मैं गुस्से में उठा और दरवाजे पर पहुंचा तो वहां मैंने नीतू मैडम को खड़ा पाया। उनके हाथों में एक सूटकेस था और कंधे पर उनका बैग। मुझे साइड करते हुए वो सीधा अंदर आ गई और मैं इधर हैरानी से आंखें फाड़े उन्हें और उनके बैग को देख रहा था। मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड आज सुबह वापस आ गए तो मुझे मजबूरन वहां से निकलना पड़ा। अब यहाँ मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानती, तो अपना सामान लेकर मैं यहीं आ गई। मैं अब भी हैरान खड़ा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे इस प्लेस ऑफ सोलिट्यूड में फिर कोई आकर अपना घोंसला बनाए और जाते जाते फिर मुझे अकेला छोड़ जाए। क्या देख रहे हो? मैंने तो पहले ही बोला था न कि इफ आई एवर नीड अ प्लेस टू क्रैश आई विल लेट यू नो। ओह, शायद मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर वो जाने तो मैंने उनके सूटकेस का हैंडल पकड़ लिया। आप मेरे वाले कमरे में रुक जाइए, मैं दूसरे वाले में सो जाऊंगा। फिर मैंने उनके हाथ से सूटकेस लिया और अपने कमरे में रखने चल दिया। मुझे जाते हुए देखकर मैडम पीछे से अपनी चतुराई पर हंस दी। उन्होंने बड़ी चालाकी से झूठ जो बोला था। मैं अपना सामान बटोरने लगा था कि तभी मैडम अंदर आई और बोली, कपड़े ही तो हैं, पड़े रहने दो। हाँ, अगर कुछ वो वाली चीजें हैं तो अलग बात है। मैडम ने जिस धड़ल्ले से वो कहा था उसे सुनकर मेरी हवा टाइट हो गई। मुझे ऐसे देखकर मैडम ने ठहाका मार के हंसना शुरू कर दिया। इसी बहाने से मेरी में हंसी निकल गई। मैंने अपने कपड़े छोड़ दिए, बस शराब की बोतलें उठाकर बाहर निकलने लगा। मेरे हाथ में बोतल देखकर मैडम की हंसी गायब हो गई और उदासी फिर से उनके चेहरे पर लौट आई। पर मैं इस बात से अनजान दूसरे कमरे में आ गया। इस कमरे में बस एक गद्दा पड़ा था। मैंने सारी खाली बोतलें डस्टबिन में डाली और 2 खाली बोतलें अपने सिरहाने रखी। इधर मैडम ने किचन में खाने लायक चीजें देखनी शुरू कर दी। मैं अपने गद्दे पर चादर बिछा रहा था कि मैडम दरवाजे पर अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। तुम कुछ खाते वाते नहीं हो? किचन में चाय पत्ती और कुछ नमकीन के अलावा कुछ है ही नहीं। अब मैं उन्हें क्या कहता कि मैं तो सिर्फ दारू पीता हूँ। चलो गेट रेडी, कुछ ग्रोसरी का सामान लाते हैं। अब मेरा मन घर से बाहर जाने का कतई नहीं था, तो मैंने अपने फोन में ऐप खोलकर उन्हें दे दिया और मैं करवट लेकर लेट गया। मैंने ये तक नहीं सोचा कि उस फोन में मेरी और अश्विनी की तस्वीरें हैं। मैडम फोन लेकर बाहर चली गई और ग्रोसरी का सामान ऑर्डर कर दिया। फिर उन्होंने फोन गैलरी में फोटो देखनी शुरू कर दी। मेरा फोन मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दिया था, इसलिए फोन में किसी भी ऐप पर लॉक नहीं था। मैडम ने सारी तस्वीरें देखी। इधर जैसे ही मुझे होश आया कि मैडम फोटोज न देख ले तो मैं फटाफट बाहर आया और देखा मैडम ग्रोसरी की पेमेंट वाले पेज पर पिन नंबर एंटर कर रही थी। मैं उनके पीछे चुपचाप खड़ा रखा और जब उन्होंने पेमेंट कर दी तो मैंने उनसे फोन मांगा। क्यों डर रहे हो? फोन में अश्लील छुपा रखा है क्या? मैडम ने मजाक करते हुए कहा तो फिर से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं दोबारा सोने जाने लगा तो मैडम ने रोक लिया। यार, कितना सोओगे? रात में कहीं चौकीदारी करते हो? चलो बैठो, यहाँ मैं चाय बनाती हूँ। मैं चुपचाप बालकनी में फर्श पर बैठ गया। ठंड का आगाज हो चुका था और हवा में अब हल्की हल्की ठंडक महसूस की जा सकती थी और मैं इसी ठंडक को महसूस कर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने दोनों हाथों से कप पकड़ा और मैडम भी मेरे सामने ही अपनी चाय लेकर बैठ गई। तो क्या सोचा न्यूयॉर्क जाने के बारे में? मैडम ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। ये याद आते ही मैं बहुत गंभीर हो गया और मैडम समझ गई कि मैं मना कर दूंगा, इसलिए मैडम का चेहरा मुरझा गया। कब जाना है? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा तो मैडम के चेहरे पर खुशी फिर से लौट आई। 20 नवंबर को पहले बेंगलुरु जाना है, वहां से मुझे अपना सामान लेना है और फिर वहां से मुंबई और फिर फाइनल स्टॉप न्यूयॉर्क। मैडम ने एक्साइटेड होते हुए कहा।
और उनके चेहरे की खुशी मुझे सुकून देने लगी थी। ऐसा लगा मानो किसी अपने को खुशी दे रहा हूँ और उनकी खुशी से मुझे भी खुशी होने लगी। कुछ देर बाद ग्रोसरी का सारा सामान आ गया। इतना सामान अपने सामने मैं कई दिनों बाद देख रहा था। मैं उठकर नहाने गया और मैडम ने किचन संभाल लिया। नहा के आते आते उन्होंने नाश्ता बना लिया था। मैडम ने एक प्लेट में आधा पराठा मुझे परोस कर दिया। मैडम, मुझे भूख नहीं लगती, आप क्यों मेरे लिए तकलीफ उठा रहे हो? आप खाइए। क्या भूख नहीं लगती? अपनी हालत देखी है, अच्छी खासी बॉडी थी और तुमने उसकी रेड मार दी है। कहीं मॉडलिंग करने जाना है जो वेट लॉस कर रहे हो? मैडम ने प्यार से मुझे डांटा और एक बार फिर मेरी हंसी निकल गई। दरअसल ये मैडम का गेम प्लान था, मुझे इस तरह छेड़ना और प्यार से डांटना ताकि मैं थोड़ा मुस्कुराता रहूं, पर मैं उनके इस गेम प्लान से अनभिज्ञ था। मैंने पराठे का आधा हिस्सा मैडम को दे दिया और बाकी का हिस्सा लेकर मैं वापस बालकनी में बैठ गया। मैडम भी अपना पराठा लेकर मेरे पास बैठ गई और मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगी। इस बार मैं बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। वैसे हम जा कितने दिन के लिए रहे हैं? मैंने पूछा तो उन्होंने 20 दिन कहा और मैं उसी हिसाब से सोचने लगा कि घर पर मुझे कितने दिन का बताना है। और एक्सपेंसेस? मैंने पूछा क्योंकि मेरे पास 4.25 लाख बचे थे और बाकी मैं शराब और नए फ्लैट के चक्कर में फूंक चुका था। उसकी चिंता मत करो, वो सब रीइंबर्स हो जाएगा। इसके अलावा मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। नाश्ते के बाद हम इधर उधर की बातें करते रहे और लैपटॉप पर कुछ डिस्कशन करने लगे। तभी मैडम के लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो गई और उन्होंने मुझसे मेरा लैपटॉप मांगा और उस पर वो मुझे कुछ साइट्स दिखाने लगी जिनके साथ उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया था। मैं 2 मिनट के लिए गया तो मैडम ने मेरा लैपटॉप सारा चेक कर मारा और उन्हें वो सब बुकमार्क चेक कर लिए जो मैंने मार्क किए थे रेंट पर घर लेने के लिए। साथ ही उन्होंने जॉब ओपनिंग भी देख ली थी और वो अब धीरे धीरे सब समझने लगी थी। जो वो नहीं समझ पाई थी वो था मेरा और आशु का रिश्ता। मेरे वापस आने तक उन्होंने सारी विंडोज क्लोज कर दी थी और उन्हें हिस्ट्री से भी डिलीट कर दिया था। जब मैं वापस आया तो मैडम ने फिर से मेरी टांग खींचते हुए कहा, यार तुम तो बढ़िया वाली वो फिल्में देखते हो। ये सुनते ही मैं चौंका क्योंकि कई महीनों से वो फिल्में देखा ही नहीं था। नहीं तो बड़े दिन हुए, इतना मुंह से निकला और मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मैडम मेरा रिएक्शन देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उनकी देखा देखी मेरी भी हंसी निकल गई। दोपहर हुई और मैडम खाना बना दिया और मुझे आवाज दी। हम दोनों अपनी अपनी प्लेट लेकर फिर वहीं बैठ गए। मैंने बड़ी मुश्किल से एक रोटी खाई और जैसे ही मैं उठने को हुआ तो मम ने मेरा हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया। हेलो मिस्टर, इतनी मनमानी नहीं चलेगी, चुप करके 2 रोटी और खाओ। सुबह भी आधा पराठा खाया है और अब बस 1 रोटी। मैडम ने फिर से प्यार से मुझे डांटा। मैडम क्या करूं, इतना प्यार भरा खाना खाने की आदत नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे मुंह से ये क्यों निकला। शायद ये मैडम का असर था जो मुझ पर अब दिखने लगा था। तो आदत डाल लो, मैडम ने हक जताते हुए कहा और मैं भौं से कोड़कर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उनका ये कहना कि आदत डाल लो का मतलब क्या था? तभी मैडम ने मेरा ध्यान भंग करने को 1 रोटी और परोस दी। चूंकि मैंने अभी पी नहीं थी इसलिए अब दिमाग बहुत ज्यादा अलर्ट था और आज सुबह से जो हो रहा था उसका आंकलन करने लगा था। मैं सर झुकाकर चुपचाप खाना खाने लगा। मैडम का खाना हो चुका था इसलिए वो मुझसे नजरें चुराती हुई चली गई। मेरा दिल अब किसी और को अपने नजदीक नहीं आने देना चाहता था। फिर न्यूयॉर्क वाले ट्रिप के बाद उन्होंने बेंगलोर चले जाना था और मैंने फिर वापस यही लौट आना था, तो फिर इतनी नजदीकियां क्यों? ये दूसरी बार था जब मैडम मेरे नजदीक आना चाहती थी। पहली बार तब था जब हम मुंबई में थे और मैंने उन्हें अपने गांव के रीति रिवाज के डर की आड़ में उन्हें अपने नजदीक नहीं आने दिया था। इस बार भी मुझे फिर उसी डर का सहारा लेना था ताकि वो मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे और मैं यहाँ अकेला चैन से घुट घुट कर मरता रहूं। मैंने सोचा अगली बार उन्होंने मुझे ऐसा कुछ कहा तो मैं उन्हें समझा दूंगा। अगर मुन्ना मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो शायद मैं मैडम की तरफ बह जाता, पर मुन्ना के आने के बाद मैंने एक बहुत जरूरी सबक सीखा था। मैं अभी इसी उधेड़बन में था कि मैडम मेरी प्लेट लेने आ गई, पर मैंने उन्हें अपनी प्लेट नहीं दी बल्कि खुद उठाकर किचन में चल दिया। वहां से निकलकर मैंने देखा तो मैडम बालकनी में बैठी थी और उनकी आंखें बंद थी। मुझे लगा वो सो रही हैं, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में मेरे सिरहाने पड़ी बोतल पर ध्यान गया तो सोचा कि एक घूंट पी लेता हूं, पर ख्याल आया कि मैडम यहाँ है, ऐसे में मेरा पीना उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस करवाएगा। पर अब कुछ तो नशा चाहिए था। क्योंकि मेरे हाथ पैर थोड़ा कांपने लगे थे, इसलिए मैंने सिगरेट और माल उठाया और चुपचाप छत पर आ गया।
वहां बैठकर मैंने माल भरा और तसल्ली से सिगरेट पी और वही दीवार से पीठ लगा कर बैठ गया। शाम के 4 बजे मैं नीचे आया तो मैडम अब भी वैसे ही सो रही थी, बस ठंड के कारण वो थोड़ा सिकुड़ी हुई थी। मैंने अंदर से एक चादर निकाली और उन पर डाल दी। फिर मैं चाय बनाने लगा। चाय की खुशबू सूंघकर मदद अंगड़ाई लेते हुए उठी। जाने क्यों पर उन्हें ऐसे अंगड़ाई लेते देख मुझे अश्विनी की याद आ गई।